बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी टाइम। 9th क्लास फिज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। आज हम यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्री स्टडी जो है उसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि अमूमन ग्रेविटेशन हम इस सेंस में लेते हैं कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। तो इसको ज़मीन की, अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो आज हम इसको ज़रा ब्रॉडर सेंस में देखेंगे। साइंटिफिक इसकी क्या इसके लिए टर्म्स हैं, कैसे हैं। तो आए इसको शुरू करते हैं। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। जो पहला शख्स जिसको ग्रेविटी का आइडिया आया, जिसके जहन में ये ख्याल आया, वो एक मशहूर साइंसदान आइजैक न्यूटन था। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665। ये 1665 तकरीबन आज से 300 साल, 350 साल पहले ये जो था, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। वो इस उलझन में उलझा हुआ था सर आइजैक न्यूटन कि ये जो सियारे हैं मुख्तलिफ, ये सूरज के गिर्द क्यों चक्कर लगाते हैं, क्या वजह है इनके गर्दिश करने की। सडनली एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। तो अचानक एक सेब जो है वो दरख्त से नीचे गिरा। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जहाँ पे वो बैठा हुआ था। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश्ड इन हिज माइंड। तो बस वो सेब का गिरना जो था वो इस नज़रिए की बुनियाद बना। उसी से इसके जहन में वो ग्रेविटी का आइडिया जो था वो एकदम से फ्लैश किया और उसके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ। He discovered not only the cause of falling apple but also the cause that makes the planets to revolve around the sun. उसने ना सिर्फ सेब के गिरने की वजह मालूम कर ली, तलाश कर ली, बल्कि सियारों के सूरज के गिर्द घूमने का भी जो मकसद था, जो उसकी वजह थी, वो उसको मालूम हो गया। द सन एंड द मून अराउंड द अर्थ, और जिस तरह चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। दिस यूनिट डील्स विद द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द ग्रेविटेशन। इस यूनिट में हम ग्रेविटेशन के रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारा 5.1 टॉपिक, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स विच कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ एंड द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट आर ऑफ द सेम नेचर। तो इधर वो बता रहा है कि न्यूटन के जो उसके मुशाहिदे में जो बात आई सेब के गिरने से, तो उसने ये नतीजा हासिल किया कि सेब के गिरने की वजह और जो चांद को ज़मीन के गिर्द गर्दिश में रखती है, वो दोनों वजूहात एक ही वजह है। ही फर्दर कंक्लूडेड दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। तो ये बच्चों वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसने मज़ीद ये नतीजा हासिल किया कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, के इस कायनात में एक ऐसी कुव्वत है जो कि जिसकी वजह से तमाम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ही नेम्ड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। तो इधर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ ज़मीन ही चीज़ों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें इसका जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब आप इसको ज़रा गौर से इसकी डेफिनेशन को, जो लॉ है इसका, उसको देखिएगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। इसमें ये नहीं उसने कहा कि ज़मीन हर दुनिया की चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। वो ये बता रहा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, दुनिया की हर चीज़, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर दूसरी चीज़ को खींचती है अपनी तरफ। विद अ फोर्स, वो एक कुव्वत के साथ, एक ताकत के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इधर ये चीज़ ज़रा समझने वाली है। अब ये जो फोर्स है, जैसे दुनिया में हर चीज़ दूसरी चीज़ को खींच रही है अपनी तरफ, ज़मीन भी चाँद को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो हमारी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ में पाई जाती है। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स का
जो लॉ है वो ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब दो चीज़ों के दरमियान हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखना है अगर, तो उसमें ये चीज़ समझने वाली है कि जितना उन दोनों चीज़ों की मैस होगी यानी वज़न होगा, जितनी वज़नी वो दोनों चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। इसी वजह से ज़मीन की अट्रैक्शन, ज़मीन चूँकि बहुत बड़ी है, इसका मैस, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये हमें बड़ी नुमाया नज़र आती है। ज़मीन की तरफ एप्पल भी गिरता है और भी हर चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। बाकी चीज़ें जो कुर्सी है और टेबल है ये आपस में एक दूसरे को इतना फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनका जो वज़न है वो बहुत कम है। और दूसरा इसमें जो लॉ का दूसरा हिस्सा है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और उन दो चीज़ों को जिनके दरमियान हम कशिश की बात कर रहे हैं, उनके दरमियान जितना फासला है, उनके सेंटर्स के दरमियान जितना फासला है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा फासला होगा, इन्वर्सली का मतलब यह है कि उतनी अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, यानी जितना उनका फासला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतनी कम होगी। अब इधर इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है इन दो स्फीयर के ज़रिए। ये दो मैसेज हैं M1 M2, ये दो स्फीयर्स हैं। अब इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस लॉ को अब इसके ऊपर हम करेंगे, लागू करेंगे तो देखेंगे ये पेज नंबर 108 के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमने वो पिछले पेज पे वो देखा कि वो दो गोले बने हुए थे M1 और M2। अब ये लॉ कहता है कि द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, अब इस फोर्स को हमने F का नाम देना है, ये याद रखिएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको F से हम डिनोट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F which the two masses M1 and M2 separated by distance d attracts each other in the given is given by। अब वो जो फोर्स है इन दो मैसेज के दरमियान वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो न्यूटन का जो लॉ हमने पढ़ा उसका जो पहला पोर्शन था कि जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ये उन दोनों, ये जिधर मेरा कर्सर है ये देखें M1 और M2, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, मतलब इनकी प्रोडक्ट है। ये एक जिस्म की मैस है, ये दूसरे जिस्म की मैस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो फोर्स जो इनके दरमियान कशिश की फोर्स है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब दूसरा जो पार्ट था इसका कि ये जो फोर्स है, अब आप ज़रा फिर मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, ये देखिएगा ये दो मैसेज है M1 और M2। इनका जो हमने देखा पहला पार्ट, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 मल्टीप्लाई M2, ये ऊपर लिखा हो। अब इनके सेंटर्स के दरमियान ये वाला डिस्टेंस नहीं देखना आपने किनारों का, सेंटर्स का देखना डिस्टेंस, इसका सेंटर और इसका सेंटर। इन दोनों जो गोलों का जो सेंटर का आपस में फासला है वो है D, ये नीचे शो किया गया। यानी इधर से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है वो D से जाहिर किया गया। तो न्यूटन के जो दूसरा उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दूसरा पार्ट है उसके मुताबिक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। वो D स्क्वायर के यानी डिस्टेंस जितना है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इधर आगे चल के हम इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर D स्क्वायर। यानी इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये एक तीसरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम ख़त्म करेंगे। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म होता है तो कोई कांस्टेंट उसमें आता है। तो F प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल आ गया तो G इसमें कांस्टेंट आ गया। F इज़ इक्वल टू G, बाकी सारा वही M1 M2 ओवर D स्क्वायर। हेयर G इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। G जो है इधर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं ग्रेविटेशन का। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, हर जगह पे इसकी वैल्यू एक ही है। इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये इसका यूनिट है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जो ग्रेविटेशन का है दैट इज़ G, और G की जो वैल्यू है दैट इज़ 6.673
इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। अब ये वैल्यू बहुत स्मॉल है, आप नोट करें 10 की पावर -11 है। इट मीन्स कि ये 0.000 कोई 10-11 टाइम्स जो है ज़ीरो आएगा उसके बाद, यानी कि इट्स टू स्मॉल। ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ g, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इज़ वेरी स्मॉल। अब यही वो g की वैल्यू अगर स्मॉल है तो इसी की वजह से हमें जो टेबल और कुर्सी की आपस में जो अट्रैक्शन है वो महसूस नहीं होती, एंड वी डू नॉट फील इट, और हम इसे महसूस नहीं कर सकते। सिंस द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज, चूँकि अर्थ की मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जितनी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनकी निस्बत जो ज़मीन का जो ग्लोब का जो ज़मीन का पूरा मास है वो बहुत ज़्यादा है। इट अट्रैक्ट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स विद द सिग्निफिकेंट फोर्स, इसी वजह से ये अपनी करीबी चीज़ों को एक नुमाया फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। दुनिया में किसी भी चीज़ का जो वेट है वो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जिसके साथ उसको वो ज़मीन अट्रैक्ट करती है। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन की अगर हमने देखना है कि किसी चीज़ को ज़मीन कितना अट्रैक्ट कर रही है तो हम उस चीज़ का वेट देख लेंगे। एक चीज़ का बिलफर्ज वेट है 20 न्यूटन, तो वो अट्रैक्शन उसकी फोर्स की जो ज़मीन के साथ है वो 20 न्यूटन होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका है टॉपिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मैस, जैसे कि आपने पढ़ा न्यूटन के 3 लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन इक्वल टू द एक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है और उस रद्द-ए-अमल की जो सिमत है वो मुखालिफ होती है और मिकदार वही होती है। तो इसको देखिए, पढ़ते हैं इसको। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मास m1 अट्रैक्ट्स m2 टुवर्ड्स इट विद द फोर्स f, while mass m2 attracts m1 towards it with a force of the same magnitude f, but in opposite direction. If the force acting on m1 is considered as action, then the force acting on m2 will be the reaction. अब देखें, इसने कहा कि दो मैसेज हैं m1 और m2, m1 m2 को अट्रैक्ट कर रही है और m2 भी उसी तरीके से m1 को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो अट्रैक्शन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है। इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज कंसिडर्ड एज एक्शन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन m2 विल बी द रिएक्शन। अगर हम एक को एक्शन तस्वर करें तो दूसरी उसका रिएक्शन होगी। द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, which states to every action there is always an equal but opposite reaction। तो ये बिल्कुल न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ जो है मोशन के मुताबिक है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। तो ये उस लॉ के मुताबिक है।